में एक बार फिर से आपके अपने चैनल एकेसर बायोलॉजी में स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी का 11वां चैप्टर श्वसन। इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि में तीन प्रकार की थी, एक तो थी ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा था क्रेब्स चक्र और तीसरा था ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस। तो आज का टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। देखिए ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन शोषण का सबसे पहला चरण या वायवीय शोषण का सबसे पहला चरण कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस जो कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से क्या बना है? ग्लाइकोलाइसिस बना है। दो शब्द कौन कौन से? एक तो था ग्लाइकोज, एक तो था ग्लाइकोज और दूसरा होता है लाइसिस। ग्लाइकोज और दूसरा कौन सा? लाइसिस शब्द से क्या होता है? बना होता है। कौन? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोज का अर्थ होता है, देखिए ग्लाइकोज का अर्थ होता है ग्लूकोज। ग्लाइकोज का अर्थ क्या होता है? ग्लूकोज। और लाइसिस का अर्थ होता है टूटना। लाइसिस का अर्थ क्या होता है? टूटना। जो ग्लाइकोलाइसिस शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा के कौन से दो शब्दों से बनाते हैं? ग्लाइकोज और दूसरा कौन सा? लाइसिस। ग्लाइकोज का अर्थ होता है ग्लूकोज और लाइसिस का अर्थ क्या होता है? टूटना। मतलब ग्लूकोज के अणु का टूटना। समझ में आ रहा ना? इसके नाम से ही पता चला है कि ग्लूकोज के अणु का टूटना। और किस में टूटना? पायरुविक अम्ल में टूटना। किस में टूटना? पायरुविक अम्ल में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। समझ में आ रहा ना कि ग्लाइकोज जो कितनी ग्लाइकोलाइसिस कितनी शब्दों से बना है? दो शब्दों से, ग्लाइकोज व लाइसिस। ग्लाइकोज का अर्थ होता है ग्लूकोज, लाइसिस का अर्थ क्या होता है? टूटना। कि ग्लूकोज के अणु का टूटना या उसका ऑक्सीकरण होना या उसका विघटन होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और ये किस में टूटता है? पायरुविक अम्ल में टूटता है। ये कितने कार्बन का अणु है? 6 कार्बन का। और जो उत्पाद बनाता है वो कितने कार्बन का बनाता है? 3 कार्बन का। और एक अणु से, कितने अणु से? एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण करना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी इसकी कि ग्लूकोज के अणु का टूटना या उसका ऑक्सीकरण होना, किसमें ऑक्सीकरण होना? पायरुविक अम्ल में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और ग्लूकोज के 6 कार्बन या एक अणु से उसके 2 अणु किसके? पायरुविक अम्ल का क्या करना? निर्माण करना। और कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। ये कहता है ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब ग्लाइकोलाइसिस के कुछ अन्य बेसिक पॉइंट है वो देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस पथ को ईएम पथ भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ईएम पथ भी कहते हैं, क्योंकि इसको जो 3 वैज्ञानिक थे, एम्डन, मेयरहोफ व पार्सन या पार्नस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको ग्लाइकोलाइसिस को क्या बोलते हैं? ईएम पथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसको 3 वैज्ञानिकों ने खोजा था, कौन कौन से थे? एम्डन, मेयरहोफ व पार्सन। उनके नाम के आधार पर इसका क्या किया गया? नामकरण किया गया इसका ग्लाइकोलाइसिस का। इसका दूसरा पॉइंट क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? ईएम पथ भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरा इसका पॉइंट क्या हो गया कि ग्लूकोज जो एक अणु है, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का इसके दौरान क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इसके दौरान क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज कितने अणु से? एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं को क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। कितने अणुओं का? 2 अणुओं का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। उसके बाद में इसका तीसरा पॉइंट हो गया कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान टोटल 8 एटीपी का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। कितने एटीपी का? 8 एटीपी का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, जिसमें से पूर्णतः 2 एटीपी क्या होती है? 2 एटीपी शुद्ध होती है। पूर्णतः 2 एटीपी क्या होती है? शुद्ध होती है। और उसके अलावा इसका नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि इसके अंदर सबसे पहले 2 एटीपी क्या की जाती है? खर्च की जाती है। अपने को मान लो अपने को कोई नया बिजनेस शुरू करना है, अपने को क्या करना है? कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो उस बिजनेस में पहले अपने इन्वेस्ट करेंगे तभी अपने को प्रॉफिट मिलेगा ना। तो उसके अंदर ये सेम प्रोसेस है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पहले क्या है? 2 एटीपी अपने को खर्च करनी पड़ती है। 2 एटीपी पहले अपने को क्या करनी पड़ती है? खर्च करनी पड़ती है। फिर उसके दौरान अपने को 2 एटीपी का क्या मिलता है? लाभ मिलता है, उसका प्रॉफिट मिलता है। तो उसी तरह उदाहरण के तौर पर जैसे समझा आपको कि मान लो कोई भी व्यक्ति नया बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उसको पहले अपनी इन्वेस्ट करेगा तभी उसको क्या होगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो वही सेम प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस को क्या करना पड़ेगा? पहले 2 एटीपी क्या करनी पड़ेगी? खर्च करनी पड़ेगी। फिर क्या होगा? 2 एटीपी का शुद्ध क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, लेकिन इसके दौरान टोटल एटीपी कितनी बनती है? 8 एटीपी बनती है। और जिसमें 2 एटीपी क्या होती है? शुद्ध होती है। उसके अलावा 6 एटीपी बनती, वो कौन सी अवस्था में होती है? छुपी हुई अवस्था में क्या होती है? पाई जाती है।
समझ में आ रहा है ना कि 8 एटीपी का पूर्णतः निर्माण होता है, लेकिन 2 एटीपी क्या होती है शुद्ध और 6 एटीपी क्या होती है छुपी अवस्था में। वो आगे बढ़ेंगे कैसे होती है, ठीक है। तो ये थे इसके बेसिक पॉइंट। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा के दो शब्दों ग्लाइकोज व लाइसिस से क्या होता है बना होता है। ग्लाइकोज का अर्थ होता है ग्लूकोज और लाइसिस का अर्थ क्या होता है टूटना, मतलब ग्लूकोज के अणु का क्या होना टूटना। किसमें टूटना, पायरुविक अम्ल में टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। उसके अलावा इसका दूसरा पॉइंट हो गया, इसको ईएम पथ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ईएमपी पथ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसकी क्या की थी खोज की थी, उसके आधार पर इसका क्या किया नामकरण किया। कौन कौन थे, एमडन, मेयरहोफ, पार्सन थे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हो गया ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु को क्या कहते हैं निर्माण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि इसके दौरान 8 एटीपी का क्या कहता है निर्माण किया जाता है, लेकिन इसमें 2 एटीपी क्या होती है शुद्ध होती है, ठीक है, और 6 एटीपी कौन सी छुपी अवस्था में पाई जाती है, जो आगे अपने पढ़ेंगे ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जिसके अंदर क्या होती है पूर्णतः प्रदर्शित होती है, वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर 2 एटीपी पहले क्या करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है, फिर उसके दौरान क्या होता है 2 एटीपी का शुद्ध क्या होता है लाभ होता है। अब देखें ग्लाइकोलाइसिस चक्कर कैसे बनता है और कैसे उसको पढ़ेंगे, उसको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। उसकी एक बड़ी ऐसी ट्रिक बनाई है, उसके हिसाब से उसको अपन डायग्राम को उसको देखते हैं, उसके चार्ट को देखते हैं, ठीक है। ये तो इसकी बेसिक जानकारी हो गई। अब इसका पूर्णतः इसका चार्ट बनाएंगे, एक अच्छी सी ट्रिक के साथ इसको पढ़ेंगे। मॉडर्न जमाना है तो मॉडर्न इसकी क्या ट्रिक बनाई गई है, तो देखिए। उसके अलावा एक पॉइंट और गया कि जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है वो पादप के कौन से भाग के अंदर जाता है, तो पादप की जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या पाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ये इसका कौन सा हो गया जीव द्रव्य, कौन सा हो गया जीव द्रव्य। तो ग्लूकोज सबसे पहले किसके अंदर प्रवेश का, कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर क्या करेगा प्रवेश करेगा, ठीक है। तो उसके जीव द्रव्य के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा तो किसमें टूट जाएगा, पायरुविक अम्ल में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, पायरुविक अम्ल के अंदर टूट जाता है। तो ये कौन से भाग के अंदर प्रवेश करता है, उसके साइटोप्लाज्म उसके जीव द्रव्य के अंदर क्या करता है कार्य करता है, ठीक है। अपन इसको पढ़ते हैं, इसको चार्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक देखिए, जीएफ पागल वो भी क्या डबल पागल, जीएफ पागल डबल पागल है, इसलिए वो क्या देगी जीएफ पागल वो भी क्या डबल पागल, पी गई पेप्सी पूरी, पागल है तो पूरी पेप्सी पिएगी, पेप्सी पूरी। ये इसकी ट्रिक। अब इसकी ट्रिक को पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद में इसको देखेंगे। तो जीएफ सबसे पहले जी इसका क्या हो गया ग्लूकोज हो गया, इसका क्या हो गया ग्लूकोज हो गया, जी से ग्लूकोज। उसके बाद में एफ से क्या हो गया फ्रक्टोज हो गया, एफ से क्या हो गया फ्रक्टोज। पागल से क्या बनेगा 3PGL बनेगा, क्या बनेगा 3PGL बनेगा। फिर उसके बाद ये आप PGL बोल सकते हैं। फिर डबल से क्या बनेगा, डी से क्या बनेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा। फिर पागल से क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा PGL बनेगा, क्या बनेगा PGL बनेगा। फिर पेगी से क्या बनेगा PGA बनेगा, क्या बनेगा PGA। फिर पेप्सी के से क्या बनेगा PEP बनेगा, क्या फास्फोइनोल पायरुवेट। पूरी से क्या बनेगा पायरुविक अम्ल बनेगा, पायरुविक अम्ल। ये तो हो गई इसकी ट्रिक कि जीएफ पागल वो भी क्या डबल पागल, पीगी पेप्सी पूरी, वो पागल है तो पेप्सी तो पूरी पिएगी, ठीक है। तो अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, सबसे पहले अपने पास क्या है ग्लूकोज है, सबसे पहले अपने पास क्या है ग्लूकोज है, जो कितने कार्बन का है 6 कार्बन का, और अणु कितना है अपने पास 1 अणु है। कितने कार्बन का 6 कार्बन का, अणु कितना 1 अणु है, ठीक है। जो सबसे पहले किसके अंदर टूटता है फ्रक्टोज के अंदर, किसके अंदर टूटता है, लेकिन सबसे पहले अपने पास ये ग्लूकोज पहले किसमें टूटेगा ग्लूकोज में टूटेगा, किसमें टूटेगा ग्लूकोज में टूटेगा। तो किसमें टूटेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, किसमें टूटेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटेगा, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा कार्य करेगा वो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एंजाइम करता है हेक्साकाइनेज कार्य। कौन सा एंजाइम कार्य करता है हेक्साकाइनेज। उसको आराम से एकदम सरल तरीके से समझेगा अपन कि सबसे पहले जो ग्लूकोज अपने पास 1 अणु है ग्लूकोज का 6 कार्बन का है, जो किसमें टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे जो जी है उससे 2 अणु बन रहे हैं, यहाँ से कितने 2, यहाँ से भी क्या बनेंगे 2, और यहाँ से जो कितने बनेंगे 3, बाकी क्या बनेंगे 1 अणु बनेंगे, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
फिर उसके बाद में किसमें टूटेगा, ग्लूकोज के बाद में क्या बनेगा, फ्रक्टोज। किसमें टूटेगा, फ्रक्टोज। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि ग्लूकोज से जब ग्लूकोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टूटता है, तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होगा क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि पहले अपने को क्या ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। मैंने पहले बताया कि पहले ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, फिर ऊर्जा का क्या होगा, निर्माण होगा। तो यहाँ पे एटीपी क्या होगी, खर्च होगी। एटीपी क्या होगी, खर्च। एटीपी क्या होगी, टूटेगी। किसमें टूटेगी, एटीपी में टूटेगी। ठीक है, पहले एटीपी ऊर्जा अपने को खर्च करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में ऊर्जा का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें टूटता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें टूटता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में टूटता है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा कार्य करता है, आइसोमरेज करता है। कौन सा एंजाइम कार्य करता है, आइसोमरेज क्या करता है, एंजाइम कार्य करता है यहाँ पे, आइसोमरेज। ठीक है, फिर उसके बाद जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें टूटेगा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। किसमें टूटेगा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में टूटेगा। ठीक है, फिर यहां से देखना कि सबसे पहले अपने पास ग्लूकोज था, तो कितने अणु है उसके, एक अणु है। फिर ग्लूकोज किसमें टूटा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कौन से एंजाइम के द्वारा, हेक्साकाइनेज के द्वारा। कौन सी द्वारा, हेक्साकाइनेज के द्वारा। फिर नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें टूटा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। कौन से एंजाइम के द्वारा, आइसोमरेज के द्वारा। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें टूटेगा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा करेगा, एंजाइम अपने पास जो उत्पाद बन रहा है उसी से क्या एंजाइम बना सकते हैं। जैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो यहाँ से क्या बनेगा, फास्फोफ्रक्टोज काइनेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो यहाँ से क्या बन गया, एंजाइम बन गया अपना। एंजाइम क्या बना, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये क्या बन गया, एंजाइम बन गया। अपन उत्पाद से क्या बना सकते हैं, एंजाइम बना सकते हैं। मतलब उसकी काइनेज लगा, आगे क्या लगाना है, काइनेज लगाना है। अगर एज होता तो उसके एज लगा देते, लेकिन यहाँ पे क्या हमने सबसे पहले हेक्साकाइनेज बनाया, तो यहाँ पे क्या अपना काइनेज लगा रहे हैं। यहाँ पे जैसे लैक्टोज बन गया, फ्रक्टोज बन गया, तो उसके क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये काइनेज बन रहा है, तो उसके क्या लगाएंगे, काइनेज लगा देंगे आगे, तो क्या बन जाएगा, एंजाइम बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट किसमें टूटेगा, यहाँ तक कितने कार्बन के बन रहे हैं, ये भी कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का, और ये भी कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। लेकिन जो नेक्स्ट उत्पाद बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा, 3 कार्बन का। कितने कार्बन का बनेगा, 3 कार्बन का। और 3 कार्बन के कितने उत्पाद बनेंगे, 2 उत्पाद बनेंगे। कितने उत्पाद बनेंगे, 2 उत्पाद। देखो यहाँ से ट्रिक से, सबसे पहले ग्लूकोज, फिर उसके बाद दूसरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज के दोनों, तो दोनों फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। फिर क्या है, पीजीएल, तो एक तो ये हो गया, पीजीएल बन गया। ट्रिक से देखो अपने, दूसरा क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो दूसरा क्या हो गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा उत्पाद बन गया। अब नेक्स्ट क्या है, पीबी। तो यहाँ से एक बात समझना कि फ्रक्टोज 1,6 से कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। लेकिन जो नेक्स्ट उत्पाद बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा, 3 कार्बन का। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। लेकिन 3 कार्बन के उत्पाद कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। 3 कार्बन के 2 अणु बनेंगे। एक ये हो गया 3 कार्बन का, दूसरा ये हो गया 3 कार्बन का। अणु कितने बने, 2, लेकिन उत्पाद कितने, उत्पाद भी 2 और अणु भी कितने, 2 बनेंगे। कितने कार्बन के, 3 कार्बन, टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए ना। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा कार्य करता है, तो एंडोलेज करता है। कौन सा करता है, एंडोलेज क्या करता है, यहाँ पे एंजाइम कार्य करता है, एंडोलेज एंजाइम कार्य करता है इसके बाद। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए कि फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड और दूसरा कौन सा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट उत्पाद कौन सा बनेगा, पीजीएल। उसके बाद में क्या बन रहा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड बन रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, 1,3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। क्या बनेगा, 1,3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड बनेगा, 1,3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। ये 1,3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, 1,3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फिर उसके बाद में कौन सा एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम कोई एंजाइम कार्य नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस पूरे चक्कर के अंदर एक ही भाग है इसके अंदर जहां पे एंजाइम कार्य नहीं करता। कौन सा, जब फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड से क्या बनता है, 1,3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे कोई एंजाइम कार्य नहीं करता। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे किसका निर्माण होता है, NADPS का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, NADP का निर्माण। किसका, NADP से किसका निर्माण होता है, NADPH2 का निर्माण। कितने अणु का, 2 अणु का। इसके कितने अणु का, 2 अणुओं क्या होता है, निर्माण होता है। और यहाँ पे बताऊंगा कि NADPH2 के अंदर ATP कितनी होती है वो भी बताऊंगा। यहाँ पे कितने अणुओं का, 2 अणुओं क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 1,3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड से क्या बनेगा,
1,3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? 1,3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 1,3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा। फिर उसके बाद में क्या बनेगा कि जो 1,3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल है वहां पे कितने अणु बनेंगे? इसके 3 अणु बनेंगे। नेक्स्ट क्या बनेगा? 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फिर उसके बाद में क्या बनेगा? 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा। फिर 2 के बाद में क्या है अपने पास? फास्फोइनोल पाइरुवेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा? फास्फोइनोल पाइरुवेट। क्या बनेगा? फास्फोइनोल पाइरुवेट। ये कितने कार्बन के बने? 3-3 कार्बन के। कितने कार्बन का? ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, और ये भी कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। नेक्स्ट क्या बनेगा? पाइरुविक अम्ल। क्या बनेगा? पाइरुविक अम्ल, जो कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का। और 3 कार्बन क्या होंगे? 2 अणु। और यहाँ पे ध्यान रखना, एक क्या होगा? एटीपी का क्या होगा? निर्माण होगा। किसके द्वारा? एडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? एडीपी के द्वारा। किसका निर्माण होगा? एटीपी का। और जो लास्ट में जो पाइरुविक अम्ल बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा? 3 कार्बन के क्या बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। 3 कार्बन के क्या बनेंगे? 2 अणु। चलो इसको दोबारा देखते हैं पूरे को कि सबसे पहले अपने पास क्या ग्लूकोज है। सबसे पहले अपने पास क्या ग्लूकोज, जो कितने कार्बन का है? कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। क्या? एक अणु है। ठीक है। उसके बाद में कि ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किसके द्वारा बनेगा? हेक्साकाइनेज के द्वारा। किसके द्वारा? हेक्साकाइनेज के द्वारा। फिर हेक्साकाइनेज के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। कितने कार्बन का बन रहा है? 6 कार्बन का बन रहा है। और यहाँ पे एक क्या हो रहा है? एटीपी क्या हो रही है? खर्च हो रही है। और दूसरी एटीपी कहाँ पे खर्च होगी? दूसरी एटीपी फ्रक्टोज यहाँ पे खर्च होगी। एटीपी किसके अंदर टूटेगी? एटीपी के अंदर टूटेगी। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा? आइसोमरेज एंजाइम कार्य करेगा, जिसके द्वारा क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कितने कार्बन का बनेगा? 6 कार्बन का। फिर 6 कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट उत्पाद क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। किसके द्वारा? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज के द्वारा बनेगा। तो यहाँ पे एक एटीपी क्या होगी? खर्च। टोटल कितनी एटीपी? 2 एटीपी क्या होगी? खर्च हो गई ना। उसके बाद में नेक्स्ट एंजाइम कौन सा कार्य करेगा? एंडोलेज कार्य करेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा कि 6 कार्बन के बनने एक उत्पाद बन रहा है, एक अणु बन रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट अणु बनेगा वो कितने बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। कितने कार्बन के? 3-3 कार्बन के। एक अणु क्या होगा? फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड होगा। दूसरा क्या होगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट हो गया। जो कितने कार्बन के? 3-3 कार्बन के क्या बन रहे हैं? 2 अणु बन रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखना कि फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड से क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन क्या बनेगा? 1,3-फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड बनेगा। और यहाँ पे कोई भी एंजाइम कार्य नहीं करता है। और यहाँ पे साथ में किसका निर्माण होगा? NADPH2 का निर्माण करेगा। और ये भी क्या एक प्रकार की एटीपी है। एटीपी कैसे है कि NADP की NADPH2 के एक अणु के अंदर कितने अणु बन रहे हैं? टोटल 2 अणु बन रहे हैं इसके। कितने अणु बन रहे हैं? 2 अणु बन रहे हैं इसके। ठीक है। NADPH2 के एक अणु के अंदर कितनी एटीपी होती है? 3 एटीपी। कितनी एटीपी? 3 एटीपी। और अपने पास कितने अणु बन रहे हैं? 2 अणु। तो टोटल एटीपी कितनी होगी इसके अंदर? 6 एटीपी होगी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बनेगा? 1,3-फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड से क्या बनेगा? 1,3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 1,3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा? 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा। फिर नेक्स्ट 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल। और यहाँ पे फिर क्या होगा? एक अणु एटीपी का क्या होगा? निर्माण होगा। फिर क्या बनेगा? फास्फोइनोल पाइरुवेट। कितने कार्बन का बनेगा? 3 कार्बन का। कितने अणु? 2 अणु बनेगा। फिर लास्ट में नेक्स्ट उत्पाद क्या बनेगा? पाइरुविक अम्ल बनेगा। तो कितने कार्बन का बनेगा? 3 कार्बन के क्या बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। और साथ में क्या होगा? एक अणु एटीपी का क्या होगा? निर्माण। एक एटीपी का यहाँ पे, एक यहाँ पे, और 6 एटीपी यहाँ पे। टोटल कितनी एटीपी बनेगी? 8 एटीपी का क्या होगा? निर्माण होगा। इसको बस ट्रिक से देख रहे हैं अपने पास। ग्लूकोज के कितने अणु है यहाँ पे? बस इतना ही ध्यान रखें। ग्लूकोज के कितने अणु? 2 अणु। फ्रक्टोज के भी कितने अणु? 2 अणु। और फास्फोग्लिसरिक अम्ल के कितने अणु हैं? 3 अणु। और सेम ही है। फ्रक्टोज, जी से ग्लूकोज, F से फ्रक्टोज, पागल से फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। फिर डबल से क्या? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। फिर नेक्स्ट पागल से क्या? 1,3-फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, 1,3-फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है उसके कितने अणु बनेंगे? 3 अणु इस ट्रिक के अंदर। पीगी से 1,3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 1,3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल। कितने अणु बन रहे हैं? 3 अणु बन रहे हैं। नेक्स्ट क्या बनेगा? पेप्सी, पेप्सी से क्या बनेगा? PEP, फास्फोइनोल पाइरुवेट। पेप्सी गर्मी चल रही है, पेप्सी तो जरूरी है। नेक्स्ट क्या बनेगा? पूरी, पूरी से क्या बनेगा? पाइरुविक अम्ल बनेगा। लास्ट उत्पाद क्या बनेगा? पाइरुविक अम्ल। अपने को देखो सबसे पहले अपने पास क्या था? ग्लूकोज का एक अणु था। ग्लूकोज का एक अणु, ग्लूकोज के एक अणु से क्या बना रहे हैं? 2 अणु बना रहे हैं। किसके बना रहे हैं? पाइरुविक अम्ल बना रहे हैं। किसके बना रहे हैं? पाइरुविक अम्ल के बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी परिभाषा में ये था कि ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का क्या टूटना? किस में टूटना? पाइरुविक अम्ल में टूटना।
ग्लूकोज के एक अणु से किसका निर्माण, पायरुविक अम्ल का निर्माण करना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, जिसके दौरान न तो ऑक्सीजन उपयोग में ली जाती है और नहीं क्या CO2 उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में ली जाती है। तो ये ऑक्सीशोषण के अंदर भी कार्य करता है और नॉक्सीशोषण के अंदर भी कार्य करता है। वायु भी इसके अंदर आते हैं और अवायु दोनों शोषण इसके अंदर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये था अपना ग्लाइकोलाइसिस। अब देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का सार क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस का सार में सबसे पहला तो पॉइंट यही हो जाएगा कि इसके अंदर ना तो ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है ना CO2 का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर कि इसके अंदर सबसे पहले 2 ATP क्या करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। 2 ATP क्या करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। उसके बाद में 2 ATP का क्या होता है, निर्माण होता है। 2 शुद्ध ATP का क्या होता है, टोटल तो 8 ATP बनेगी, लेकिन 2 शुद्ध क्या बनेगी, ATP बनेगी। ठीक है, तीसरा इसका पॉइंट हो जाएगा, पहला इसका ना इसके अंदर ऑक्सीजन उपयोग ना इसके अंदर CO2 का उपयोग। दूसरा पॉइंट इसके अंदर पहले 2 ATP क्या करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि इसके अंदर टोटल ATP कितनी बनती है, 8 ATP बनती है, जिसमें से 2 ATP क्या होती है, शुद्ध होती है और 6 ATP क्या होती है, अशुद्ध होती है। क्या होती है, अशुद्ध मतलब छुपी हुई अवस्था में होती तो शुद्ध है, लेकिन कौन सी अवस्था में होती है, छुपी हुई अवस्था में होती है। जो आगे इसके बाद में पढ़ेंगे क्रेब्स चक्र, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, ETS पढ़ेंगे। ETS के अंदर जाकर क्या होती है, प्रदर्शित होती है। ठीक है, और इसी के दौरान क्या बनती है, 6 ATP है ना, इसी के दौरान 38 और 36 ATP में क्या होता है, अंतर होता है इसी के कारण। ठीक है, तो ये कितनी ATP, 6 ATP क्या होती है, छुपी अवस्था में होती है। जो आगे चलकर अपनी ETS पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होगी, प्रदर्शित होगी। ठीक है, ये था अपना ग्लाइकोलाइसिस चक्र था। ठीक है, ये था इसका ग्लाइकोलाइसिस का सार। उसके बाद नेक्स्ट आता है पायरुविक अम्ल का भविष्य। पायरुविक अम्ल का देखिए, पायरुविक अम्ल का भविष्य। पायरुविक अम्ल का भविष्य क्या है वो देखिए कि सबसे पहले अपने पास क्या है, पायरुविक अम्ल है। क्या है, पायरुविक अम्ल, जो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन की क्या है अपने पास, 2 अणु। 3 कार्बन की इसके पास क्या है, 2 अणु है। ठीक है, उसका 2 प्रकार से कार्य कर सकता है। एक तो अगर उसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, उसका भविष्य 2 प्रकार से चल सकता है। अगर एक तो उसके पास ऑक्सीजन हो और एक क्या उसके पास ऑक्सीजन न हो। तो देखिए, अगर उसके पास ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति, एक तो उस तरह से कार्य करेगा। दूसरा उसकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर कैसे कार्य करेगा। ठीक है, अगर उसके पास ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो पायरुविक अम्ल आगे किसमें चलेगा, क्रेब्स चक्र के अंदर चलेगा। अगर उसके पास ऑक्सीजन की उपस्थिति तो कौन सा श्वसन कार्य करेगा, वायवीय। अगर उसके पास ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कौन सा श्वसन कार्य करेगा, अवायवीय श्वसन कार्य करेगा। ठीक है, तो अगर उसके पास ऑक्सीजन की उपस्थिति है, वायवीय श्वसन कार्य कर रहा है, तो आगे चलकर किसका निर्माण होगा, कौन सा चक्र चलेगा, क्रेब्स चक्र चलेगा। कौन सा चलेगा, क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, CO2 का, H2O का, और साथ में किसका निर्माण करेगा, ATP ऊर्जा का निर्माण करेगा। ठीक है, ये तो था ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर पायरुविक अम्ल का भविष्य। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो उसके अंदर क्या कार्य करेगा, तो उसके अंदर किसका निर्माण होगा, किण्वन प्रक्रिया कार्य करेगी। कौन सी प्रोसेस कार्य करेगी, किण्वन प्रोसेस। यहाँ पे क्या करेगी, कार्य, जैसे दूध का दही में बनना, ब्रेड का निर्माण करना। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा उनको बनाया जाता है। ठीक है, और किण्वन के दौरान नेक्स्ट उत्पाद क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल, या सीधा बोल सकते हैं अल्कोहल, शराब का निर्माण। किसका निर्माण, अल्कोहल का निर्माण। और प्लस में क्या बनती है, CO2 का क्या होता है निर्माण, और प्लस में ATP भी बनती है, ऊर्जा भी बनती है। और कौन सी अल्कोहल बनाई जाती है, तो एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा, किण्वन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। इसका सूत्र क्या, C2H5OH। एथिल अल्कोहल का क्या होता है, निर्माण किसके द्वारा, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ये था पायरुविक अम्ल का भविष्य। पायरुविक अम्ल का भविष्य 2 प्रकार से कार्य कर सकते हैं। एक तो अगर वायवीय श्वसन और दूसरा कौन सा, अवायवीय श्वसन हो। अगर वायवीय श्वसन है अपने पास तो उसके साथ कौन सा चक्र चलेगा, क्रेब्स चक्र चलेगा। कौन सा चलेगा, क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र के दौरान किसका निर्माण होगा, CO2 + H2 और प्लस में किसका निर्माण होगा, ऊर्जा ATP का क्या होगा, निर्माण होगा। अगर उसके पास ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अवायवीय श्वसन कार्य कर रहा है, तो कौन सी प्रोसेस है, किण्वन प्रक्रिया, जैसे दूध का दही में बनना। ठीक है, ये कौन सी प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया। ब्रेड का निर्माण, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का निर्माण कौन सी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, किण्वन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और किण्वन के दौरान आगे उत्पाद क्या बनेगा, अल्कोहल, किसका निर्माण होगा, शराब का निर्माण होगा। ठीक है, और साथ में CO2 प्लस में किसका, ऊर्जा का भी निर्माण होगा। और कौन सी अल्कोहल का निर्माण, तो एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र क्या है, C2H5OH। ये था अपने पास पायरुविक अम्ल का भविष्य। इसका पायरुविक अम्ल का भविष्य। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सी, या ऐसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। नेक्स्ट आता है अपने पास
वायवीय श्वसन का ऑक्सीकरण। अब देखो वायवीय श्वसन के दौरान अभी अपने पढ़ा है कौन सा चक्र चलेगा, क्रेब्स चक्र चलेगा। कौन सा चलेगा, क्रेब्स चक्र चलेगा। तो देखिए वायवीय श्वसन का ऑक्सीकरण, उसका आगे ऑक्सीकरण कैसे होगा उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास अंतिम उत्पाद क्या बना था, पायरुविक अम्ल बना था। क्या बना था, पायरुविक अम्ल बना था। लेकिन यहाँ पे समझना लास्ट में क्या बना था, पायरुविक अम्ल बना था। लेकिन यहाँ से समझना कि मान लो ये अपने पास कोशिका थी, ठीक है, ये इसके अंदर क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था। जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र था वो कहां पे चल रहा था, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा था। कौन सा चक्र, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। कहां पे चल रहा था, इसके साइटोप्लाज्म में चल रहा था ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो पायरुविक अम्ल का निर्माण हो रहा था, ठीक है, पायरुविक अम्ल भी आगे कौन सा चलेगा उसके अंदर, अगर वायवीय श्वसन है तो कौन सा चलेगा, क्रेब्स चक्र चलेगा। ठीक है, तो जहां पे इसका साइटोप्लाज्म है वहां पे एक एंजाइम पाया जाता है, कोएंजाइम ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोएंजाइम ए। तो यहाँ पे क्या बन रहा था, पायरुविक अम्ल बन रहा था ना, पायरुविक अम्ल बन रहा था। तो पायरुविक अम्ल के साथ ये एंजाइम जुड़ेगा, कौन सा जुड़ेगा, कोएंजाइम ए जुड़ेगा। कौन सा जुड़ेगा, कोएंजाइम ए जुड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। और उत्पाद क्या बनेगा, कोएंजाइम ए। साथ उत्पाद इसके साथ एंजाइम जुड़ेगा। कौन सा जुड़ेगा, कोएंजाइम ए जुड़ेगा। ठीक है, जिसके दौरान जो उत्पाद बनेगा वो कहां पे बनेगा, ये कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा भाग है, माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया था श्वसन का स्तर, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बताई थी। उसमें बताया था एक उसका बाहरी परत, एक उसकी आंतरिक परत। और बाहरी और आंतरिक परत के मध्य में क्या पाया जाता है, अवकाश पाया जाता है। मध्य उसके अवकाश पाया, क्या बोलता, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश बोला था। क्या बोला था, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। जैसे ये दोनों जुड़ेंगे, जैसे ये दोनों जुड़ेंगे, किसके अंदर प्रवेश करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया जब इसके पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे इस वाले भाग के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे एक CO2 क्या की जाती है, मुक्त की जाती है। एक CO2 क्या की जाती है, मुक्त। यहाँ से एक CO2 क्या निकाल दी जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक है, जिसके दौरान जो नेक्स्ट उत्पाद बनेगा, समझ में आ रहा है, नेक्स्ट उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। जो कितने कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन का बनेगा। कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। अब ये 2 कार्बन का कैसे बना, क्योंकि जो इसका पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश है उसके अंदर एक CO2 क्या कर दिया, अपनी बाहर निकाल दी, उसको एक CO2 को मुक्त कर दिया मैट्रिक्स भाग के अंदर। जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करेगा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल के अंदर प्रवेश करेगा, जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आने के बाद एक CO2 को इस मैट्रिक्स भाग के अंदर क्या किया जाता है, मुक्त किया जाता है। जिसके दौरान क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम बनेगा। जो कितने कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन का बनेगा। और साथ में यहाँ पे मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसका निर्माण होगा, NADPH2 का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, NADPH, किसका निर्माण होगा, NADPH2 का क्या होगा, निर्माण। कितने अणु, 1 अणु इसका क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो जो क्रेब्स चक्र है जिसके बारे में कौन सा चलेगा, क्रेब्स चक्र। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र की योजक कड़ी कौन सी होती है, एसिटिल कोएंजाइम होती है। क्योंकि ये क्रेब्स चक्र के अंदर कार्य नहीं करता, ये क्रेब्स चक्र का भाग नहीं है, ये इससे पहले का भाग है, इसकी योजक कड़ी है। ऐसे मत समझना कि एसिटिल कोएंजाइम बनेगा इसके बाद क्रेब्स चक्र चलेगा, तो ये उसका भाग हो गया। ये कभी उसका भाग नहीं होता, ये उसके दोनों के मध्य योजक कड़ी होती है। किसकी, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के मध्य की योजक कड़ी क्या कहलाती है, एसिटिल कोएंजाइम ए कहलाती है। क्योंकि यहाँ से ध्यान से समझना कि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे चल रहा था, इसके साइटोप्लाज्म में। और किसका निर्माण, पायरुविक अम्ल कहाँ पे रहा, साइटोप्लाज्म में होता। और यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के 2 भाग थे, एक उसकी बाहरी परत, दूसरी उसकी आंतरिक परत, दोनों के मध्य अवकाश था। अब जैसे ही पायरुविक अम्ल इस कोएंजाइम के साथ जुड़ेगा तो जो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। इससे एक कार्बन यहाँ पे मुक्त होगा, कहाँ पे, वो मैट्रिक्स वाले भाग में होगा। तो कितने कार्बन बनेगा, 2 कार्बन। और 2 कार्बन का उत्पाद क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम। कहां पे बनेगा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश के अंदर बनेगा। फिर आगे चलकर कौन सा चक्र चलेगा, क्रेब्स चक्र। जो क्रेब्स चक्र का ये भाग नहीं कहलाता, ये उसके मध्य की योजक कहलाती है। किसकी, ये ग्लाइकोलाइसिस था पूरा, यहां तक बन रहा था, उसके बाद आगे कौन सा चलेगा, क्रेब्स चक्र। तो इन दोनों के मध्य क्या कहलाती है, योजक कड़ी कहलाती है। ये था वायवीय श्वसन का ऑक्सीकरण। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा क्रेब्स चक्र, जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।